अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 45। प्रोग्राम और रूट तो पहले ही से तय था, लेकिन मैंने एक बार फिर नक्शा खोलकर मेघना से तफसीली तौर पर तबादले ख्याल कर लिया। मेघना ने वाज़ेह निशानियों के साथ उस पट्टी के बारे में बताया जिस पर सफ़र करते वक्त सरहद उबूर करना बकौल उसके ऐसे ही था जैसे आदमी अपने घर का सहन उबूर करके एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाए। इब्तिदा में 40-50 मील के सफ़र में हमें कुछ दुश्वारी पेश आई क्योंकि रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार था। हमें पहाड़ी इलाकों में सफ़र करना पड़ा जहाँ कहीं कहीं बर्फ़ जमी हुई थी और बाज़ मकामात पर तो रास्ते की चौड़ाई 1 गज से भी कम नज़र आती थी। उन रास्तों पर वाकई ताकतवर मोटरसाइकिल के अलावा किसी सवारी का चलना नामुमकिन ही नज़र आता था। मज़ीद 50 मील के सफ़र में हम पहाड़ियों की बुलंदियों से नशेब में आ चुके थे। कहीं चटियल मैदान, कहीं जंगल और कहीं दलदली इलाका भी नजर आ रहा था। एक जगह तो हमारी मोटरसाइकिल दलदल में उतरते उतरते बची थी। चंद मील हमवार रास्ते पर कैटी ने भी आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाई थी, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों पर चलाना उसके बस की बात बिल्कुल ना थी। उस वक्त धूप ढलने लगी थी जब हम एक ऐसे नाहमवार मैदानी इलाके में पहुंचे थे जहां जा बजा छोटे बड़े टीले सर उठाए खड़े थे और मट्टी नारंगी से रंग की नजर आती थी। यहाँ एक टीले की ओट में बैठकर हमने डब्बों में बंद खुराक से पेट की आग बुझाई, पानी पिया और कुछ देर सस्ताने और गपशप करने के बाद हमने एक बार फिर सिलसिला सफर जोड़ लिया। हम बमुश्किल 3-4 मील सफर कर पाए होंगे कि एक टीले की ओट से निकलते ही अचानक एक वर्दी पोश हमारे सामने आ गया। मैं शायद मोटरसाइकिल को लहराकर उससे बचता हुआ निकल जाता, लेकिन मैंने उसके हाथ में दूर मार राइफल भी देख ली थी। यूं तो मेरे पीछे बैठी हुई कैटी की बेल्ट में मोबर्ग उड़सा हुआ था जो जैकेट की आड़ में था, लेकिन फौरी तौर पर निकाला भी जा सकता था। मगर मैंने कैटी को टहूका देकर रिवॉल्वर निकालने और वर्दी पोश को गोली मारने से बाज भी रखा, क्योंकि मैंने कुछ ही दूर एक नीम पुख्ता कोठरी में एक और चीज देख ली थी और एक खेमे पर मुश्तमिल सरहदी चौकी की भी मैं झलक देख चुका था। इसलिए मैंने ये सब काम करने से कैटी को मना कर दिया। मेघना ने ऐसा कोई इम्कान जाहिर नहीं किया था कि रास्ते पर मेरा सामना सरहदी फौजियों से भी हो सकता है, और मैं रास्ते से भटका भी ना था। कुछ देर पहले ही पड़ाव के दौरान भी मैंने नक्शा खोलकर कुतुबनुमा की मदद से देख लिया था कि हम सही रास्ते पर गामजन थे। बहरहाल मैंने उसे बचाते हुए मोटरसाइकिल रोकी और हर हंगामी कदम उठाने के लिए तैयार खड़ा था। सरहदी फौजी पुलिस जिसके जिस्म पर भारतीय वर्दी और कंधे पर 2 सितारे नजर आ रहे थे, दूर मार राइफल को लापरवाही से हिलाता मेरे बजाय कैटी को पुरतजस्सुस नजरों से देखता उसके करीब आ चुका था। उसकी मूंछें गुलहरी की दुम की तरह फूली फूली और ऊपर को उठी हुई नजर आती थी। ये किस किस्म का माल लिए जा रहे हो? उसने राइफल की नाल से कैटी की तरफ इशारा करते हुए इस्तेहज़ाइया लहजे में पूछा। कैटी गो के जीन्स और जैकेट में मलबूस थी, बाल कटे हुए थे, सर पर शिकारियों वाली टोपी पहनी थी, लेकिन ये देखना बहरहाल ज्यादा मुश्किल काम न था कि वो लड़की थी। बड़ा उम्दा किस्म का माल है, कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने संजीदगी से कहा। हाँ, बड़ा उम्दा किस्म का माल तो है, हाथ लगाकर देखो, बहुत जबरदस्त करंट भी मारेगा। उसने खुलकर कहका लगाया, गोया मैंने उसे कोई लतीफा सुना दिया हो, और वो उससे खूब महसूस भी हुआ। फिर उसने चारों तरफ घूमकर हमारा और मोटरसाइकिल का ऊपर नीचे से अच्छी तरह से जायजा लिया और सामने आकर कदरे हैरत ज़दा लहजे में बोला, तुम्हारे पास तो वाकई कोई माल नजर नहीं आता। फिर सरहद पार क्या करने जा रहे हो, या महज इस लौंडिया को एक्सपोर्ट करने जाते हो? क्यों, जवाब दो ना। माल तो वाकई मेरे पास कोई नहीं, मैंने भी जवाब दिया। माल लेकर जाओ या बगैर माल के जाओ, हमारा खर्चा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। अगर माल लेकर नहीं जा रहे तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी, हमारी नहीं। कौन सी करेंसी में खर्चा चाहिए और कितना? मैंने इधर उधर की बातों में मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर उससे फौरन सवाल किया। हमारे पास अमरीकी डॉलर भी हैं और भारतीय रुपया भी। बताओ किस किस्म का पैसा चाहिए? इंडियन करेंसी में ही दे दो, 500 रुपए।
उसने सोच समझकर जवाब दिया, तुम खाली हाथ जा रहे हो, इसलिए तुमसे खास रियायत में 500 रुपये मांगे जाते हैं। मैंने कैटी को इशारा किया। उसने कंधे से लटके हुए छोटे से बैग में से 500 के नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो उसने बहुत इत्मीनान से अपनी जेब में ठूंस लिए और चौकी की तरफ को चल पड़ा, जिसके दरवाजे पर एक और वर्दीपोश खड़ा नजर आता था। मेरे सामने ही उन्होंने हमारे नोटों को बांट लिया और हाथ हिलाकर हमें अलविदा के अंदाज में जाने का इशारा दे दिया। मैंने मोटरसाइकिल को गियर लगाया। रास्ता इतना ज्यादा दुश्वार गुजार भी न था, इसलिए हम खासी तेज रफ्तारी से फासला तय करने लगे। तेज हवा और मोटरसाइकिल के शोर की वजह से हमें जो भी बात करनी होती थी चिल्लाकर करनी पड़ती थी। कैटी मेरे कान में चिल्लाई, अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि स्मगलिंग इतनी फूलती फलती क्यों चली जा रही है। मेरी समझ में बहुत अरसे पहले ही आ चुका था जनाब, मैंने उसे जवाब दिया। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद हम एक ऐसे रास्ते पर जा पहुंचे जो बड़े बड़े तोदों को तराश कर इस तरह बनाया गया था कि 12-14 फुट चौड़ी और ऊंची दीवार से मुशाबे नजर आता था। उसके दोनों तरफ नशेब में काई ज़दा जमीन भी मौजूद थी और कहीं कहीं खुदरौ झाड़ियों के झुंड भी नजर आते थे, जिनके दरमियान कोई कोई जंगली खरगोश फुदकता नजर आता था। ये दीवार नुमा सड़क इस बात की भी निशानी थी कि वो वादी अब ज्यादा दूर नहीं जो हमारी मंजिल थी, और जिसका नाम एहसान मिर्जा ने जो बताया था उसका उर्दू में मतलब तारीक वादी बनता था। हालांकि बकौल उसके वहां रोशनी की कोई कमी नहीं थी। दीवार नुमा सड़क बड़े अजीबोगरीब तरीके से आगे बढ़ रही थी। कभी उसमें कोई ऐसा मोड़ आ जाता जहां दोनों तरफ चट्टानें वगैरह यूं उस पर झुकी नजर आती कि रास्ता मजदूद मालूम होता था, लेकिन करीब पहुंचने पर मालूम होता था कि वहां से सड़क नशेब में चली जाती है, और कहीं किसी चट्टानी सिलसिले के गिर्द चक्कर काटने के बाद एहसास होता था कि हम दोबारा वहीं पहुंच गए हैं जहां कुछ देर पहले खड़े थे। लेकिन बगौर जायजा लेने पर एहसास होता कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम दूसरे रास्ते पर खड़े हैं। उस सतह पर और चिकनी सड़क पर न जाने क्यों हल्की सी नमी भी मौजूद थी, जिसकी वजह से उस पर बज़ाहिर मामूली और दर हकीकत बेहद खौफनाक फिसलन थी। गोया उस सड़क पर मोटरसाइकिल चलाना दर हकीकत मौत के गोले के करतब दिखाने के मुतरादिफ ही लगता था। तकरीबन 4 मील के सफर के बाद ये सड़क बतदरीज तंग होने लगी और एक ऐसा मकाम भी आ चुका जहां सड़क 1 फुट से भी कम चौड़ी रह गई थी। उस पर मोटरसाइकिल चलाना तो दरकिनार, पैदल भी एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था, और वो भी बहुत मोहतात तरीके से। एक से ज्यादा आदमी उस पर कतार बनाकर चल सकते थे। हम उस मकाम से कुछ पीछे रुक चुके थे। मजबूरन मैंने मोटरसाइकिल का इंजन बंद किया और उसे तंग ही सड़क पर यूं तिरछी करके खड़ा कर दिया कि रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद हमने अपने छोटे छोटे बैग कमर से बांध लिए और पैदल आगे को चल पड़े। हमारे इर्द गिर्द नशेब में अब बहुत छोटे छोटे टीले नजर आ रहे थे और जमीन भुरभुरी और स्याही माइल होती चली जा रही थी। सरसरी नजर में ये सहराई इलाका मालूम होता था, लेकिन हवा बुलंद तरीन पहाड़ी मकामात ही की तरह मुंजमद कर देने वाली चल रही थी। तंग रास्ते पर मेरे पीछे आते आते कैटी अचानक से बोली, मंसूर, अगर हम इस मुहिम में मारे गए तो किसी को पता भी नहीं चल सकेगा कि हमारा क्या बना या फिर हम कहाँ मारे गए हैं। हमारी तो लाशों का भी इल्म ना हो सकेगा। ऐसी बात नहीं है, मैंने पलट कर उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मैं ऐसे इंतजामात करके आया हूँ कि मेरे मुतालिक मेरे पीछे वालों को कुछ ऐसी बेखबरी भी नहीं रहेगी, बल्कि इस काम की डोर जहाँ मेरे हाथ से छूटेगी ना, वहाँ से कोई और उस डोर को थाम लेगा। फिर मैंने उसे छेड़ने की अंदाज में कहा, अलबत्ता तुम्हारा कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारा पहले भी कोई वाली वारिस नहीं था, अब भी किसी को तशवीश नहीं होगी कि तुम कहाँ गायब हो गई। तुम भी अगर साथ ही मर गए ना, तो फिर मुझे अपने यूं गुमनाम, बल्कि यूं कहो कि बेनंगो नाम मर जाने पर भी कोई परवाह नहीं होगी। उसने फौरन से जवाब दिया। हमारा अंदाज ऐसा ही था जैसे खुश फिक्रों का कोई जोड़ा पिकनिक पर कहीं जाता हो। हालांकि हमें मालूम था कि आजमाइश का मैदान अब ज्यादा दूर नहीं। कैटी जब मुझसे मिली थी, इस मुख्तसर से दौर में ही हम पर बहुत बड़े मरहले आ चुके थे, लेकिन उसने अभी तक किसी भी मरहले पर थकन, बेजारी, खौफ, पसपाई या अदम दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था, और ना ही किसी शिकवे का कोई लफ्ज उसकी जबान पर आया था।
میرا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں ایک اچھی ساتھی ثابت ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 میل کا راستہ طے کرنے کے بعد میں نے غور سے دیکھا کہ دیوار نما سڑک کی بلندی اب بہت کم رہ گئی تھی۔ 18-20 فٹ کے قریب محتاط اور مخصوص انداز میں چھلانگ لگائی جاتی نا تو کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ اس مقام پر رک کر میں نے اندرونی جیب سے ہاتھ کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا نقشہ نکال کر غور سے دیکھا اور اس فیصلے پر جا پہنچا کہ اب مزید دیوار پر ہی چلتے رہنا زیادہ تیزی سے موت کے قریب جانے کے مترادف تھا۔ اب مجھے آگے بڑھنے کے لیے دوسرا انداز اختیار کرنا تھا۔ نقشہ جیب میں رکھنے کے بعد میں نے پہلے کیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس طرح نیچے لٹکایا کہ اسے کم سے کم اونچائی سے چھلانگ لگانی پڑے۔ پھر میں نے دیوار سے پاؤں لٹکا کر پنجوں کے بل خود چھلانگ لگائی۔ اب ہمارے سامنے اونچے نیچے ٹیلے، نالے، کھائیاں اور جھاڑیاں وغیرہ نظر آ رہی تھی اور سطح زمین بتدریج بلند ہو رہی تھی۔ ہم انہی چٹانوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بلندی کی طرف آگے کو بڑھنے لگے۔ نیچے چلنے کے لیے بندروں کی طرح کرتب دکھانا بہت ضروری تھا۔ کہیں کوئی نالا پھلانگنا پڑتا، کہیں کسی کائی زدہ تودے سے پھسل کر گرنے سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا تھا، کہیں جھاڑیوں سے بچنے کے لیے کافی طویل چکر کاٹنے پڑتے تھے، اور تو اور کئی مرتبہ 3-3، 4-4 بھیڑیوں کی ٹولیاں بھی متجسس نظروں سے ہمیں دیکھتی ہوئی تیزی سے گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے ہم پر حملہ آور ہونے کی ذرا بھی کوشش بالکل نہ کی۔ بھیڑیا درندگی میں جتنا آگے ہے اتنا ہی اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے معاملے میں چالاک بھی نظر آتا ہے۔ ہتھیار کی بو گویا دور سے ہی سونگھ لیتا تھا۔ مسلح آدمی پر شاذ و نادر ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ نہتے پر بھی بھیڑیے عموماً اس وقت بے خوف ہو کر حملہ کرتے ہیں جب تعداد میں کم از کم 10-12 ہوں۔ اس سے کم ہوں گے تو پھر وہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دیوار پر چلنے کا یہی فائدہ نظر آتا تھا کہ قباحتوں سے گزرنے سے انسان محظوظ رہتا ہے، لیکن اس آسانی سے صرف وہی استفادہ کر سکتے تھے جو تاریک وادی میں رہتے تھے۔ سورج غروب ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہم نے تھکن کے باوجود کچھ اور زیادہ تیز چلنا شروع کر دیا۔ ہوا میں اب دلدلی زمین کی بو رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ ہم اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے ڈھلان شروع ہو رہی تھی۔ ڈھلان کے اختتام پر نیچے طویل و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ میدان چٹیل نہ تھا۔ اس پر تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا اور حد بندیوں کے ذریعے 20 حصوں میں تقسیم نظر آتا تھا۔ یہ سبزہ در حقیقت 2-2.5 فٹ کے پودے تھے جو سیاہی مائل پانی میں کھڑے تھے۔ 300-400 افراد اس طویل و عریض میدان میں پھیلے ہوئے تھے اور یہاں باقاعدہ اسی طرح کام ہو رہا تھا جس طرح بڑے بڑے کھیتوں میں کام کیا جاتا ہے۔ کہیں پانی گزارنے کے لیے نالا کھودا جا رہا تھا، کہیں گوڈی کی جا رہی تھی اور کہیں تیار فصلوں سے ڈوڈی اتاری جا رہی تھی، کہیں پودوں کو سنوارا جا رہا تھا، کہیں کچھ بیج نما چیزوں یا ڈوڈیوں کے ٹوکرے بھر بھر کر کچھ لوگوں کے سروں پر لادے جا رہے تھے جو انہیں دور ایک بڑی نیم پختہ سی عمارت کی طرف کو لے جا رہے تھے۔ دور سے وہ عمارت فلور ملز یا پھر کولڈ سٹوریج سے مشابہ نظر آتی تھی، حتیٰ کہ یہاں کچھ ایسی جدید قسم کی مشینری بھی نظر آ رہی تھی جو باقاعدہ جائز قسم کی کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی میسر نہ تھی۔ ایک جگہ ایک ٹیوب ویل اور ایک جگہ نشیب میں اس سے ملتی جلتی کوئی اور مشین بھی نظر آ رہی تھی۔ ٹیوب ویل غالباً ڈیزل سے چلتا تھا یا پھر اس کے لیے کہیں کوئی طاقتور جنریٹر بھی موجود ہوگا۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ سب مشینری یہاں تک پہنچی کس طرح سے۔ میری معلومات کے مطابق بھی اور مشاہدے اور اندازے کے مطابق بھی یہاں تک پہنچنے کا راستہ تو وہی ایک نظر آتا تھا جس سے ہم چل کر آئے تھے، اور وہ مشینری یا کسی قسم کی بھی وزنی اشیاء کی نقل و حمل کے لیے وہ راستہ بالکل بھی قابل استعمال نظر نہیں آتا تھا۔ گویا یہ تاریک وادی تو نہ تھی، البتہ وادی عجائبات سے بھری پڑی تھی۔ ابھی میری آنکھوں کو اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا تھا۔ میں اور کیٹی ایک بڑے سے تودے کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے، اور اس قسم کے تودے ڈھلان پر جگہ جگہ موجود تھے، لیکن ان کے درمیان عموماً فاصلہ زیادہ تھا۔ اگر ہم ڈھلان کی طرف سفر کرتے وقت ایک تودے سے دوسرے تودے کی طرف بڑھتے اور اس دوران منشیات کے کھیتوں میں کام کرنے والوں میں سے کسی کی نظر بلندی کی طرف اٹھ جاتی تو ہمیں نہایت آسانی سے دیکھا بھی جا سکتا تھا۔ کھیتوں میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی مصروف عمل تھیں۔ ان سب کے لباس ڈھیلے ڈھالے
मौसम की मुनासबत से भारी भरकम और गहरे रंगों के नजर आते थे। उनकी तराश खराश पठानों के मलबूसात से बहुत मिलती जुलती नजर आती थी। मैंने एक मर्द और एक औरत को ताड़ लिया, गो के उन दोनों के दरमियान काफी फासला था और वो एक दूसरे से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। ताहम वो एक दूर उफ्तादा से गोशे में पौधों पर झुके झुके कुछ कर रहे थे। मैंने कैटी की तवज्जो भी उनकी तरफ दिलाई और फिर कहा, हमारे शिकार के तौर पर मुझे यही मौजू तरीन नजर आते हैं। ये दोनों बाकी लोगों से काफी फासले पर हैं, उनकी तरफ कोई मुतवज्जो नजर नहीं आता और उनसे चंद गज के फासले पर ही चंद दरख्तों की ओट भी हमें मयस्सर होगी। बेशक, कैटी ने उनका जायजा लेते हुए तायीद की। मेरा ख्याल है हम अलग अलग और अपना अपना तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए नीचे पहुंचते हैं। मैंने कहा, तुम औरत को काबू में करना, मैं उस मर्द को काबू में कर लूंगा। हमारा मकसद सिर्फ उन्हें बेहोश करके उनका लिबास हासिल करना होगा, ताहम उनका रूप धार कर उन्हीं लोगों में हम शामिल होने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, अगर खंजर वगैरह के इस्तेमाल की जरूरत पड़ जाए तो हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई इतनी मासूम रूहें तो नजर आती नहीं, बल्कि हैं ही नहीं। कैटी ने असबात में सर हिलाया और मुझसे काफी दूर चली गई। कुछ देर बाद वो मेरी नजर से ओझल हो चुकी थी। मैंने पत्थरों की आड़ लेते हुए और कहीं कहीं चौपाई की तरह चलते हुए नशेब की तरफ उतरना शुरू कर दिया। मैं नशेब में पहुंचने में जल्द कामयाब हो गया। नीचे पहुंचकर मेरे देख लिए जाने का खतरा बेहद कम हो चुका था, लेकिन सीधा खड़ा होना अब भी खतरे से खाली न था, क्योंकि पौधे ज्यादा ऊंचे बिल्कुल न थे। अलबत्ता कहीं कहीं बास चीजों के अंबार वगैरह मौजूद थे। उनके पास दरख्तों के अकब में पहुंचकर सीधा खड़ा हुआ जा सकता था। ताहम अपने मतलूबा शख्स के अकब में मुझे चारों हाथों पैरों के बल ही पहुंचना पड़ा, और ऐन उस वक्त जबकि मैं तवक्को कर रहा था कि वो झुकने लगा है और मैं उसकी कनपट्टी पर वार भी कर सकूंगा, उस लम्हे अचानक ही वो न जाने क्यों घूम गया। मुझ पर नजर पड़ते ही वो यूं दम बखुद रह गया, जैसे किसी भरे पूरे शहर के बीचों बीच रहने वाला कोई मुहज्जिब और शाइस्ता इंसान अपने आरास्ता और पैरास्ता ड्राइंग रूम में किसी बर्फानी रीछ को दाखिल होते देख ले। वो तो ऐसे ही हैरान परेशान खड़ा था। एक लम्हे के लिए तो मैं भी कुछ गड़बड़ा कर रह गया और चारों हाथों पैरों के बल यूं खड़ा रह गया था जैसे कोई पहाड़ी बकरा सवालिया नजरों से किसी अजनबी की तरफ देखता हो। लेकिन इससे पहले कि उस शख्स के होंठ हरकत में आते, मैंने बिजली की सी तेजी से उसकी टांग घसीटी और जैसे ही वो गिरा उसकी कनपट्टी पर चाप रसीद कर दी। उसी लम्हे वो साकित हो चुका था। उस गरीब को शायद ये समझने की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी कि उसके साथ हुआ क्या था और उस पर हमला आवर होने वाला जानवर कौन सा था। मैं उसे तेजी से घसीट कर दरख्तों के झुंड में ले गया। वो कुछ उखड़ी उखड़ी सी सांसें ले रहा था। मैंने महसूस किया कि जल्दी में शायद उसकी कनपट्टी पर चाप कुछ ज्यादा ही जोरदार पड़ गई थी। बहरहाल, मैंने अपनी कमर पर बंधा हुआ एक छोटा सा बैग उतारा और उसके कपड़ों वगैरह से अपना लिबास तब्दील करना शुरू कर दिया। मुझे इस काम में और अपने हुलिये को मुकम्मल तौर पर शक व शुबे से बालातर बनाने में खासी देर लग गई। जब मैं अपने तनकीदी जायजे से बिल्कुल मुतमईन होकर झुंड से निकलने का इरादा कर रहा था तो अपने अकब में एक निस्वानी आवाज सुनकर मुझे तेजी से घूमना पड़ा। उसने किसी नाकाबिले फहम जबान में कुछ कहा था। मैंने देखा वो काश्तकार औरतों में से कोई एक थी, शायद मेरे शिकार की बीवी ही रही होगी। वो चादर में तकरीबन पूरा चेहरा छुपाए खड़ी थी, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। मैं एक चाप उसे भी रसीद करने का इरादा कर रहा था कि वो गालिबन मेरा इरादा भांपते हुए मेरा हाथ हरकत में आने से पहले ही उछलकर दूर हटकर खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें असली हालत पर आ गईं और तब उन आंखों को मैंने अच्छे तरीके से पहचान लिया। साथ ही उसने चेहरे से चादर भी हटा दी और बेआवाज तरीके से हंसने लगी। मैं भी धीरे धीरे हंसने लगा। वो कैटी थी, जो मुझसे पहले ही और मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हुलिये में यहाँ पहुंच चुकी थी। उस औरत का तुमने क्या किया है? मैंने उससे सवाल किया। वही जो तुमने अपने शिकार के साथ किया, उसने फौरन से जवाब दिया। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था और काम करने वाले मर्द और औरतें बड़ी बड़ी टोलियों की सूरत में एक तरफ को चल पड़े थे। हम भी एक टोली के पीछे पीछे चल पड़े। हमने अपने दरमियान थोड़ा सा फासला ज्यादा रखा था। मुझे अंदेशा था कि कोई शख्स हम दोनों में से किसी को मुखातिब न कर बैठे, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि इस बात का भी इम्कान बहुत ज्यादा कम था। एक तो वो सब थके हारे नजर आते थे और दूसरे ये कि वो सब जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। इस आलम में वैसे ही इंसान एक दूसरे से बात करने से बेजार नजर आता है।
बस जल्द अज जल्द घर पहुंचकर थकन उतारने और हस्बे हैसियत आसाइशों से महजूज होने का ख्याल जहन में जागुजी होता है। कुछ वैसे भी ये लोग कदरे फलसफियाना और यास ज़दा से अंदाज में खामोश रहने के आदी मालूम होते थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी से अदम दिलचस्पी या अपने मामूलात से बेजारी भी उनके चेहरों से आया बिल्कुल ना थी। वो मुतमईन, मसरूर और आसूदा हाल भी नजर आते थे। उनमें से बहुत कम लोग आपस में बातें करते नजर आ रहे थे। हम एक नहायत तवीलो अरीज सब्जाजार से गुजरे जो गालिबन मवेशियों के लिए चरागाह का काम देता था। उसके एक हिस्से में बहुत बड़ा बाड़ा भी नजर आता था, जहाँ कई आदमी मुख्तलिफ कामों में मसरूफ भी थे। ये लोग गालिबन रखवाले और गवाले थे। सब्जाजार से गुजरने के बाद एक मुख्तसर सा चटियल मैदान आया। फिर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद लोग 1 फुट से भी कम चौड़ी उसी सड़क पर पहुंच गए जिस पर मैं और कैटी सफर करते चले जा रहे थे और फिर नशेब में उतर गए थे। उस सड़क पर लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया तो खुद ब खुद ही कतार बनती चली गई, जो काफी तवील थी। कैटी मेरे आगे आगे थी और हम उस कतार के तकरीबन वस्त में चल रहे थे। सड़क आगे चलकर तकरीबन उमूदी सी चट्टानों के एक दायरे में गोया गायब हो रही थी। कतार का अगला सिरा उस मोड़ पर पहुंचा तो कतार के आगे खिसकने की रफ्तार कुछ कम पड़ गई, लेकिन मुझे चूंकि मोड़ से आगे का मंजर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसकी वजह जानने से कासिर था। शाम के साए अब गहरे हो चुके थे। जब कैटी और मैं मोड़ से जरा आगे पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर मैं एक लम्हे के लिए ठिठक सा गया। चंद गज आगे वो तंग सी सड़क चट्टानों के दरमियान तराशे गए एक बहुत चौड़े चबूतरे से मिल गई थी और उस चबूतरे पर निहायत बुलंदोबाला आहनी फाटक नस्ब था। इस किस्म के फाटक अमूमन ज़माना कदीम की यादगारों और किलों वगैरह में नस्ब नजर आते थे। दाएं बाएं दोनों तरफ से ये फाटक गोया चट्टानों ही में नस्ब था और दूसरी तरफ पहुंचने के लिए उसी में से गुजरना बहुत ज़रूरी भी नजर आता था। फाटक उस वक्त खुला ही था और उसके पार नशेब में ऊंचे नीचे झोंपड़ी नुमा और कुछ जापानी तर्ज के मकानों के हेवले नजर आते थे। फाटक पर दोनों तरफ 2 मुहाफिज स्टेन गन लिए मुस्तैद खड़े नजर आ रहे थे। एक मुहाफिज के करीब ही बिजली के वाटर कूलर से मुशाबे एक मशीन पथरीले फर्श पर खड़ी थी। दरअसल उस मशीन ही का इस्तेमाल देखकर मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी और एक लम्हे के लिए अब मैं परेशान भी हो रहा था। सूरत हाल ये थी कि कतार में मौजूद हर शख्स उस मशीन के करीब से गुजरते वक्त उस पर बने एक खाने पर अंगूठा रखता था और फिर आगे बढ़ता था। उसके अंगूठा रखते ही मशीन की पेशानी पर सब्ज रोशनी झिलमिला उठती थी। अंगूठा हटते ही ये रोशनी गायब हो जाती, फिर दूसरा शख्स अंगूठा रखता तो दोबारा झिलमिला उठती थी। जाहिर है ये रोज का मामूल था और उस वक्त भी ये अमल इतने तसलसल से जारी था कि मुसल्लाह मुहाफिज भी कदरे बेनियाजी के आलम में ही कनखियों से एक नज़र सब्ज रोशनी की झिलमिलाहट देखते थे और दूसरे ही लम्हे वो शख्स जिसने मशीन पर अंगूठा रखा होता था उसके दरमियान से गुजरता चला जाता था। उसके चेहरे की तरफ मुहाफिज नजर उठाकर नहीं देखते थे। मुझे ये समझने में देर न लगी कि बिजली के वाटर कूलर से मुशाबे वो मशीन दरअसल एक कंप्यूटर था जिसमें उन तमाम लोगों के अंगूठों के निशानात महफूज कर लिए गए थे जो खेतों पर काम करते नजर आ रहे थे। कंप्यूटर उस वक्त उनमें से हर एक के अंगूठे के निशान की तस्दीक करता नजर आता था। खतरे के एहसास से तो मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी, लेकिन साथ ही शदीद हैरत का हमला भी हुआ था। कंप्यूटर का इस्तेमाल तो अभी सही तौर पर बम्बई में भी शुरू ना हुआ था, जबकि ये तो एक दूर उफ्तादा गोशा यानी गोशा कोहिस्तान लगता था, जहाँ शायद किसी तहजीब व तमद्दुन की मौजूदगी का गुमान भी ना गुजरा होगा। और यहाँ पर कंप्यूटर की मौजूदगी, ये सब कुछ इस कदर बईदस कयास था कि तकरीबन मुझे मजाक ही मालूम हो रहा था। कैटी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराई। सूरत हाल को यकीनन वो भी अच्छे तरीके से समझ चुकी थी, लेकिन उस लड़की की दीगर खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि वो गैर जरूरी तौर पर कभी भी खौफजदा नजर नहीं आती थी। वो इस हकीकत को समझ चुकी थी कि खौफजदा होने का कोई फायदा नहीं। इस हकीकत को समझते तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फितरी रद्द अमल पर काबू पाना किसी किसी के बस की बात हुआ करती है, सबकी नहीं। वो दोबारा सामने देखते हुए
सुस्त रवि से आगे की तरफ को बढ़ने लगी। उससे आगे अब सिर्फ 3 आदमी खड़े नजर आते थे, वो भी यके बाद दीगरे इत्मीनान से कंप्यूटर पर अंगूठा लगाते गेट को उबूर करते चले जा रहे थे। कैटी ने भी अपनी बारी आने पर बिला तामुल अंगूठा कंप्यूटर की मखसूस प्लेट पर रख दिया। प्लेट खट से ताश के पत्ते की तरह अंदर चली गई और दूसरे ही लम्हे गोया माहौल पर छाई तमाम गुनूदगी एक धमाके से फिजा में तहलील हो गई। कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन पर सब्ज के बजाय सुर्ख रोशनी झिलमिला उठी थी और इसके साथ ही समात को बेहद करीह महसूस होने वाला एक सायरन भी चीख उठा था। महसूस यही हुआ था जैसे कंप्यूटर का एक आध तार उनके जिस्मों से भी मुंसलिक था। उन्होंने स्टेन गन मशीनी अंदाज में सीधी करके पूरी कतार को कवर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि लोहे का वो अजीमुशान गेट हल्की सी गड़गड़ाहट मगर निहायत तेज रफ्तारी से बंद होने लगा था। मैंने दीगर तमाम अज़ाइम, इरादे और तदाबीर बालाए ताक रख दी और पहला काम सिर्फ और सिर्फ ये किया कि कैटी को एक तरफ धकेल कर अपनी तमाम तर सलाहियतों को मुजतमा करते हुए उस शेर की तरह छलांग लगाना चाहिए जिसकी जिंदगी का दारोमदार एक छलांग पर रह गया हो, सिर्फ और सिर्फ एक छलांग। मैं कमान से निकले हुए तीर की तरह आहनी गेट के दोनों पटों के दरमियान में से गुजर गया और इस हकीकत से रोशनास हुआ कि अगर मुझे छलांग लगाने में एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो फिर ये काम नामुमकिन ही नजर आता था, क्योंकि मेरे गुजरते ही दोनों पट आपस में मिल गए थे और दूसरे ही लम्हे वो गोलियों की बौछार से झुंझुना उठे थे। मुहाफिजों को बर्स्ट मारने में एक लम्हे की ताखीर हो गई थी, इसलिए मैं अब खैर खैरियत से दूसरे पार खड़ा था। मैंने अपने आप को एक नाहमवार पहाड़ी रास्ते पर पाया जो बतदरीज नशेब की तरफ को चला जा रहा था। शाम के धुंधलके में 2-4 गज के फासले की चीजें भी महज हेवलों की तरह दिखाई दे रही थी। रास्ता सिर्फ वही नहीं था जिस पर मैं दौड़ पड़ा था, कुछ और पगडंडियां भी मुख्तलिफ सिमत में फैली नजर आ रही थी और कुछ आगे चलकर उनके दोनों तरफ नीम पुख्ता और झोंपड़ी नुमा मकानात बेतरतीबी से बिखरे भी नजर आ रहे थे। जो लोग मुझसे पहले फाटक से गुजर कर निकल आए थे उनमें से कुछ तो उन्हीं पगडंडियों पर पहुंच चुके थे और कुछ मुझसे पीछे रह गए थे, कुछ यकीनन अपने घरों में भी पहुंच चुके होंगे। जो लोग सायरन और आहनी गेट पर गोलियों की झनकार सुन चुके थे वो ठिठक गए थे, लेकिन गालिबन वो ना तो समझ पाए कि जिनकी वजह से सायरन बजा है उनमें से एक फाटक के पार भी पहुंच चुका था और ना ही गालिबन उन्हें मालूम था कि इन तमाम हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। वो बेचारे महज मजदूर या दूसरे अल्फाज में अवाम दिखाई देते थे जिनका काम सुधाए हुए मवेशियों की तरह सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और अपने आकाओं के लिए दौलत पैदा करना था, इसके अलावा कुछ नहीं। सायरन सिर्फ चंद सेकंड और सुनाई दिया, फिर खामोश हो गया। मैंने दौड़ते दौड़ते पलट कर गौर से देखा। गेट खुल चुका था और कुछ मुतहर्रिक रोशनियां और इंसानी हेवले अंदर छलांगे लगाते और मेरी सिमत में दौड़ते भी नजर आ रहे थे। जिस सड़क पर मैं दौड़ रहा था ये गोया एक किस्म की सर्कुलर रोड थी। मेरा अंदाजा था कि वो बस्ती के गिर्द अहाता किए हुए थी। उसके दोनों तरफ दरख्तों का घना सिलसिला भी नजर आता था। मैंने अंदर आने के लिए एक कमरे से कैटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था, ताहम इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे उसकी जिंदगी की कोई परवाह न थी। मेरे कान जो फर्क की टोपी से ढके हुए थे उनमें से एक में जो आला समात लगा हुआ था उस पर मुझे कैटी की खैरियत की इत्तला भी मिल रही थी। मुख्तलिफ आवाज़ों के बेहंगम शोर के दरमियान उसकी तेज तेज आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे वो ख़ास तौर पर मुझे ही सुनाने के लिए कहती हो। मैं कह तो रही हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसने मुझे खटमंडू में अपने जाल में फंसाया था। कह रहा था कि एक बहुत बड़ा खजाना हासिल करने के चक्कर में लगा पड़ा है और अगर मैं उसका साथ दूं तो हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे। सुनो, देखो, वो अंग्रेजी में बात करती थी और गालिबन किसी ने थप्पड़ मारकर उसे शायद चुप भी करवा दिया था। फिर अंग्रेजी में उसे डांटा भी जा रहा था। जब तुम्हें कहा जाए तब सफाई पेश करना। ये फैसला तुम्हें मनोची साहब के हुजूर पेश करने के बाद ही किया जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो या सच, ये फैसला तो वहीं पर चलकर होगा ना। मुझे इत्मीनान हो गया कि अभी खासी देर तक कैटी की जान को बहरहाल कोई खतरा लाहक नहीं है। मैं उस वक्त जिस रफ्तार से दौड़ रहा था उससे मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में मुनक्किद होने वाले दौड़ का मुकाबला यकीनी तौर पर
आसानी से जीत सकता था। बस्ती के मकानात वगैरह गालिबन मुरब्बा सूरत में फैले हुए थे, क्योंकि मैं अचानक ही एक मोड़ पर जा पहुंचा था और अभी मैं अपनी झोंक में अपने आप को दरख्तों में जा घुसने से बचाने के लिए कोशिश कर ही रहा था कि मेरी नजर कोने पर जा पड़ी, जो कि एक मीनार नुमा इमारत थी। अभी मैंने सोचा ही था कि ये इमारत वॉच टावर का काम देती होगी कि उसी लम्हे उसके बालाई हिस्से से जैसे रोशनी का आबशार फूट पड़ा। बस्ती पर छाई हुई तारीकी और किसी किसी मकान की खिड़की या रोशनदान में झिलमिलाती हुई मध्यम सी रोशनी बताती थी कि बस्ती में बिजली नहीं है और वहां चिराग या लालटेन वगैरह से काम चलाया जाता होगा। लेकिन उस वॉच टावर की बुलंदी पर फ्लड लाइट्स रोशन नजर आ रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत का बाइस थी। यकीनन इसी मीनार नुमा इमारत में ताकतवर जनरेटर और वॉच टावर के दीगर लवाजमात भी मौजूद होंगे। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं फ्लड लाइट्स की रसाई से चंद गज आगे भी निकल आया था। लाइट्स ऑन होते वक्त उनका रुख कुछ इस तरह से था कि उन्होंने उस रास्ते का बेशतर हिस्सा मुनव्वर कर दिया था जिस पर मैं दौड़ता चला जा रहा था, और ये मेरे लिए खुशकिस्मती का बाइस था। दूसरे ही लम्हे मोड़ से आगे सड़क का वो हिस्सा भी रोशनी में नहा गया जिस पर मैं जाने का इरादा रखता था। सिर्फ मोड़ पर चंद गज का टुकड़ा रोशनी से महरूम रह गया था, लेकिन दोनों जावियों पर रोशन होने वाली फ्लड लाइट्स साकित नहीं थीं, बल्कि मुतहर्रिक थी, और वो इस अंदाज में हरकत शुरू कर चुकी थी कि ये हिस्सा भी किसी भी लम्हे रोशनी में नहाने वाला था।